हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है उसमें हम इंटरनेशनल लॉ के जो सोर्सेज हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और जो ये इसका चौथा स्रोत है आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो हमारा चर्चा का विषय रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने जो इसके 3 स्रोत हैं उनको हमने डिस्कस किया है। आप प्लेलिस्ट पे जा कर के उसको देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या पढ़ाया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं अगर आप उनको देखेंगे तो आप यहाँ जब पहुँचेंगे तो आपका एक पढ़ने का अनुक्रम बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, आपका माइंड सेट हो जाएगा एक। उसके बाद आपको इन सब चीज़ों में मन लगेगा। अगर आप बीच से उठा करके देखना शुरू करेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है। और देखिए, कोई भी चीज़, मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में कहा है कि अगर कोई भी चीज़ शुरू करी जा रही है तो उसको एक क्रम से शुरू करना चाहिए, ना कि आपको बीच से उस चीज़ को उठा करके शुरू कर देना चाहिए। तो ज़रूर देखिएगा आप, अगर आपके पास टाइम हो। अदरवाइज़ ये अपने आप में ही एक अलग लेक्चर है और इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी ही चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों से जुड़े हुए वो ऐसे नियम हैं जिनमें डिसीजंस और इनकी जो राइटिंग्स होती हैं विधि शास्त्रियों की, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण के लिए। तो आइए हम अपने लेक्चर में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये हमारा जो चौथा स्रोत है वो क्या बात करता है, वो क्या कहता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के निर्णय, विधि शास्त्रियों एवं भाष्यकारों की रचनाएं। देखिए, अपने आप में 2 स्टेटमेंट हैं, ये बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जो भी हेडिंग्स लिखी हैं, ये लिखा है न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के निर्णय और विधि शास्त्रियों एवं भाष्यकारों की रचनाएं, मतलब डिसीजंस ऑफ जुडिशियल और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंड ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स। तो ये हमारी हेडिंग है। अब इसमें देखिए, जो बड़ी बात समझने वाली क्या है कि न्यायालय होता है एक, ठीक है, और एक उनसे न्यायालय से छोटे जो होते हैं वो ट्रिब्यूनल होते हैं। तो क्या कह रहा है कि उसके निर्णय, मतलब न्यायालय और जो आपके ट्रिब्यूनल में जो न्यायाधीश होते हैं या जो आपके जजेस, हमारे सम्मानीय जो हमारे जजेस होते हैं, वो जो डिसीजंस देते हैं केसेस के ऊपर, उसके बारे में बताया गया है। और जो विधि शास्त्री होते हैं, जो उनकी रचनाएं होती हैं, जो वो बुक्स लिखते हैं, जो अपने वो थॉट्स प्रोसेस जो उनके माइंड की होती है उसको जो वो पिरोते हैं, अपने बुक्स में लिखते हैं अपने विचारों को, तो उनसे जो है जब पढ़ते हैं तो हमें चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। वो हमें बताते हैं कि हमारा जो डिसीज़न होना चाहिए किसी विषय पर वो किस प्रकार से होना चाहिए। कहने का मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि जब कोई एक विषय आपके सामने आया और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से इसमें निर्णय दिया जाना चाहिए, तो हमारे लिए क्या होता है कि कोई ऐसी किताब हमें मिल जाए या ऐसा कुछ हमें निर्णय देखने को मिल जाए या पूर्व में कोई इस विषय से संबंधित निर्णय दिया गया हो, तो हम उसके विषय में एक अवधारणा बनाते हैं और ये सोचते हैं कि अगर ये परिस्थितियाँ इस तरीके की उत्पन्न हुई हैं तो यहाँ पे ये निर्णय दिया गया है, तो यहाँ पे हम इन परिस्थितियों को मैच कर सकते हैं और यहाँ पे इस तरीके का निर्णय दे सकते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हमें जो है चीज़ों को क्लियर करके चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो वही चीज़ें हमारे जो चौथा स्रोत है उसी के बारे में हमें बताया गया है। तो आइए ध्यान से देखते हैं क्या कहते हैं कि यह स्रोत प्रत्यक्ष स्रोत नहीं होता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, ये कोई प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो ये कन्वेंशन और ट्रीटीज़ होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ये होती हैं। उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय जो प्रथाएं होती हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि समस्त राष्ट्र में से कुछ राष्ट्र मिलते हैं तब उनको आम एक विषय पर सहमति बनाते हैं और उसकी प्रैक्टिस अपने राष्ट्रों में करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक प्रथा का रूप बन जाती है और धीरे धीरे सभी राष्ट्र उसको मान्यता देने लगते हैं, उस नियम को मानने लगते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि सबसे बड़ी चीज़, यह स्रोत प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ में लिखा है न्यायालय संबंधित विषय पर न्यायाधिकरणों के निर्णय तथा विधि शास्त्रियों व भाष्यकारों
को गौड़ साधन के रूप में, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के रूप में देख सकते हैं। मतलब मैंने क्या कहा, अभी शुरू में ही कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, न्यायालय को अगर लगता है कि कहीं पे जो है ऐसा विवाद है, तो वो विधि शास्त्रियों की रचनाएं देख सकता है, या पूर्व में अपने ही द्वारा किए गए निर्णयों को देख सकता है, या अपने जो कह सकते हैं कि आप जो साम्या होती है, इक्विटी है और जो जस्टिस है, उसके आधार पर वो एक समानता की भाव को रखते हुए वो देखता है कि इसमें क्या उपयुक्त विधि हो सकती है। तो उनके बारे में भी बताया गया है, और उनको ध्यान में रख करके ही जो निर्णय दिए जाते हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक जो आपकी विधि है उसका भाग बनते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बताया गया है कि इसको जो है प्रायः प्रत्यक्ष स्रोत न मान के गौड़ साधन के रूप में माना जाता है। अब देखिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप इस स्टेटमेंट के बारे में जब सोचेंगे ना दोस्तों, तो आपको खुद आपकी थॉट प्रोसेस चलने लगेगी और आप अपने आप आंसर लिख सकते हो। देखिए मेरी ज़रूरत नहीं है, किसी यूट्यूबर की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में खुद कैपेबल हो, आप कर सकते हो, और आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता आपके लिए। इस बात को आप याद कर लीजिए। तो मेरा काम आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है और आपके जो चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको क्लियर भी करते चलना है। तो आइए हम अपने जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। न्यायालय तथा न्यायाधिकरणों के निर्णय को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। देखिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पे लिखी हुई कि जो इंटरनेशनल हमारे कोर्ट हैं या जो भी कोर्ट्स होते हैं उनके और जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनके डिसीजन को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है? पहला ये है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय न्याय निर्णय कहा जाता है। दूसरा आपका राज्यों के जो न्यायिक निर्णय होते हैं, जो स्टेट्स होते हैं, जो राष्ट्र होते हैं, उनके अंतर्गत जो आपके कोर्ट्स होते हैं उनके जो निर्णय आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय विवाचन या माध्यस्थम न्यायालयों के निर्णय जो आर्बिट्रल होते हैं, हमारे कोर्ट जो मतलब एक मध्यस्थता की भावना रखते हैं, या जैसे ट्रिब्यूनल टाइप के जो होते हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो साथियों सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखने वाली है, अब देखिए कि यहाँ इन्हीं का ही मैंने शॉर्टकट में ये लिखा है कि किस प्रकार से इनके जो निर्णय होते हैं, इनके जो जुडिशियल जो डिसीजंस होते हैं वो क्या प्रभाव रखते हैं। देखिए इसमें आप सीधे सीधे जो ये आपका पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसको समझ लीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय होते हैं, देखिए इसमें लिखा है यहाँ पे पहला पॉइंट जो है, नीचे देखिएगा बहुत अच्छे से, और इसको अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप इसको फुल स्क्रीन पे ज़रूर देखिएगा, आपको फुल स्क्रीन पे ज़रूर देखिएगा। साथियों अभी मैंने इसको फिक्स नहीं करवाया है, बहुत जल्दी हम फिक्स करवा देंगे इसको। तो आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो निर्णय होते हैं दोस्तों, वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के में बंधन का प्रभाव नहीं रखते हैं। मतलब यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय निर्णय होते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट के जो आपके निर्णय होते हैं जिसका मुख्यालय हेग में है, वो बंधनकारी प्रभाव नहीं रखते हैं। वो एक आपका डिसीजन होता है, और वो ऐसा डिसीजन होता है जो राष्ट्रों के द्वारा सामान्यतः माना ही जाता है और इसका उल्लंघन नहीं किया जाता है। ये एक नैतिकता के ऊपर और एक व्यवस्था ऐसी होती है जिसको आप नकारते नहीं हैं। तो वही यहाँ पे बात कही जा रही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो निर्णय होता है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि में कभी भी बाध्यकारी स्वरूप नहीं रखता है। यही हमने आपसे पहले के लेक्चरों में भी बताया है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि का अनुच्छेद 59 है या 59 है, उसके अनुसार जो है वो क्या कहता है कि सिर्फ वाद से संबंधित पक्षकारों पर बंधकारी होंगे या बंधन का प्रभाव रखेंगे। देखिए समझिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जब आप कोर्ट में जाते हैं, आप मतलब एक कॉमन एक उसमें सोचिए कि जब आप किसी कोर्ट में जाते हैं, तो जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक वादी है, एक प्रतिवादी है, एक जिसने गलत काम किया होता है, एक जो उससे प्रभावित होता है। तो ये 2 पक्ष हो गए ना। तो ये 2 ही पक्ष अगर जब भी कभी देखेंगे भारत या पाकिस्तान में होगा तो हमारा भारत ही जीतता है, हमें बड़ा शान है, भारत पे गर्व भी है। तो हमारा भारत जब भी जाता है ना, तो केवल जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का डिसीजन आएगा या तो वो पाकिस्तान के ऊपर और या भारत के ऊपर, बस इन्हीं 2 पक्षकारों के ऊपर बाध्यकारी प्रभाव रखेगा, क्योंकि उनका वहाँ पे संबंधित वाद है। और जो भी डिसीजन आएगा वो इनके फेवर में आएगा या तो इनसे संबंधित आएगा। तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। उन्हीं के लिए केवल ये 2 पक्षकार हैं, उन्हीं के लिए केवल बंधनकारी प्रभाव रखेगा। अब देखिए हमारा जो स्टेट से संबंधित है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं।
देखिए स्टेट के बारे में क्या लिखा है, स्टेट के बारे में लिखा है कि राज्यों के न्यायालयों के जो निर्णय होते हैं वो दृष्टांत या पूर्वोक्ति के रूप में माने जाते हैं, जिसे आप वेटी प्रेसिडेंट्स कह सकते हैं। मतलब जो भी आपके राज्य के निर्णय होते हैं। साथियों एक बात यहाँ पे आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि अमेरिका के एक मार्शल करके एक जज हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि आपके जो भी मतलब कोई भी राष्ट्र है, अमेरिका है, आपका यूरोप है, यूरोप में कोई देश है, इटली है, जापान है, फ्रांस है, चाइना है, उत्तरी कोरिया है, साउथ कोरिया है, अफ़गानिस्तान है, सऊदी अरेबिया, मतलब जो भी देश है, और बहुत ध्यान से समझिएगा, उनमें जो राज्य के भीतर जो भी निर्णय होते हैं कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, वो हमारे एक बहुत बड़े नियम के रूप में सामने आते हैं। वो ये हमें बताते हैं कि यहाँ पे ये कंडीशन अगर पैदा हुई है तो इन्होंने क्या डिसीज़न लिया है। हम वो भी ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे ये कंडीशन इस राज्य में या अफ़गानिस्तान में या पाकिस्तान में या नॉर्थ कोरिया में या साउथ कोरिया में ये घटनाएं हुई हैं और इनके ऊपर जुडिशियल डिसीजंस ये दिए गए हैं वहाँ के विधि शास्त्रियों के द्वारा, या वहाँ पे जो उनकी राय व्यक्त की है विधि शास्त्रियों ने या जो जजेस ने राय व्यक्त करी है, वो जो होती है ना, वो वहाँ पे डिसीजंस इंटरनेशनल लेवल पे देखे जाते हैं कि किस प्रकार से वहाँ के जो जजेस हैं वो डिसीजंस दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं कि आप जब विधि के आप छात्र हैं तो आप इस बात को देखिए कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो डिसीजंस दिए जाते हैं वो किस प्रकार से दूसरे राष्ट्र में कितने मतलब लाभकारी हो सकते हैं, कि उनको जजेस को ये पता रहता है कि हाँ यहाँ पे ये डिसीज़न आया है, क्या ये गलत है और क्या ये सही है। अगर हमारे सीमा क्षेत्र में या हमारे राष्ट्र में कभी इस तरीके की नौबत आती है तो हम क्या डिसीजंस देंगे, ये भी उसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और देखिए वही जो होते हैं निर्णय, वही एक अंतर्राष्ट्रीय प्रथा का रूप में आप सामने आते हैं, क्योंकि उनके जो डिसीजंस होती हैं, उनके जो वीटी प्रेसिडेंट्स होते हैं, वही एक स्वरूप धारण करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि का। हम प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं, आप देखिएगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि राज्यों के न्यायालयों के जो निर्णय होते हैं वो ऐसे होंगे जिसमें प्रथा का विकास होगा। मतलब जो भी हमारे डिसीजंस आएंगे राष्ट्रों के न्यायालयों के, ठीक है, तो उनका जो भी निर्णय होगा वो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय जो प्रथा होती है एक प्रथा के रूप में होता है, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। राज्य हमारा बाकायदा उसको इम्प्लीमेंट करता है कि न्यायालय ने अगर ये निर्णय दिया है तो इसका हमें इम्प्लीमेंटेशन कराना ही कराना है, क्योंकि वो एक सामान्य समाज के लिए जो है वो लाभकारी सिद्ध होता है। तो वो एक प्रथा का भी रूप धारण करता है, और आगे जाकर के जो हमने इंटरनेशनल कस्टम पढ़ा है ना, वो इंटरनेशनल कस्टम के रूप में एक स्वरूप धारण कर लेता है, प्रथा बन जाता है, और वही आगे चल करके अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में सभी राष्ट्रों के ऊपर एक प्रभाव छोड़ता है, जिसके तहत जो है उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा लेक्चर था कुछ। और देखिए यहाँ पे जो आज हमारा तीसरा पॉइंट है, इसको अभी हम देख लेते हैं, ये ध्यान से उतर गया था, माफ़ करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय विवाचन या मध्यस्थता न्यायालयों के जो निर्णय होते हैं, देखिए इसमें ये ऐसे होते हैं क्योंकि इनका जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं या जो विवाचन न्यायालय होते हैं आपके, इनका गठन केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है किसी भी राष्ट्र में। ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। हालांकि आपके जो उच्चतम न्यायालय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, जो भी आपके स्टेट्स हैं, उनमें जो भी जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उच्चतम न्यायालय को, वो ये भी शक्तियां होती हैं कि वो ट्रिब्यूनल्स का गठन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, केंद्र सरकार भी कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा है कि जो ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा ज़्यादातर बनाए जाते हैं, और उनमें अच्छा खासा जो है राजनयिक पक्षों का व्यवहारों का जो है वो समावेश देखने को मिलता है। तो इतना ज़्यादा ये उस तरीके का प्रभाव नहीं रखता है। लेकिन आप साथियों विश्वास रखिए कि कभी कभी इनके निर्णय ऐसे होते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्वरूप भी धारण करते हैं। अब हमारा जो एक और पॉइंट है, विधि शास्त्रियों एवं भाष्यकारों की रचनाएं जो हैं, ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स जो होती हैं, देखिए इसमें बहुत से ऐसे दार्शनिक हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। ओपेनहीम हैं, आपके जेथरो ब्राउन हैं, ऑस्टिन हैं, कई ऐसे विधि शास्त्री हैं जिन्होंने अपनी रचनाएं की हैं, और उनकी रचनाओं को वास्तव में जब उनसे आप पढ़ेंगे तो उनसे आपको एक थॉट प्रोसेस, मैंने कहा ना, बिल्ड हो जाती है। उसी थॉट प्रोसेस को थ्रू आप जो है किसी को अपने देखते हैं, नज़रिया विकसित करते हैं, और आप उसको राइटिंग्स में अपने लिखते हैं।
और आप जो न्यायाधीश होते हैं उनकी किताबों को पढ़ करके डिसीजंस देते हैं, तो ये एक आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस भी सब्जेक्ट है, वो बहुत मतलब विधि शास्त्रियों और भाष्यकारों की रचनाएं ही हैं, आप ये समझ लीजिए। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपको जो है विधि शास्त्रियों और भाष्यकारों की जो सेइंग्स हैं, कोटेशंस हैं, वो ज़रूर देखने को मिलेगा। और पीसीएस जे के एग्ज़ाम में तो ज़रूर से ज़रूर इनके जो है आपका इन जो भी विधि शास्त्री हैं इनकी कोटेशंस दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है बाकायदा प्री में कि ये कोटेशन किसने दिया था या ये किसने बोला था। तो इसको ध्यान में रखिएगा और ज़रूर से ज़रूर इसको पढ़िएगा। तो तब तक के लिए हम अब इस अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसका 5वां पॉइंट जो है स्रोत जो है, हालांकि वो प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, लेकिन अब जो अब वर्तमान आधुनिक समय है उसमें इतना महत्व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा दिए गए निर्णयों में का जो है वो बढ़ चुका है कि आपको उसको पढ़ना आवश्यक हो जाता है, आप उसे नकार नहीं सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियोस हैं या अपडेट हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो है समय पे हर चीज़ का पता चल सके। तब तक के लिए मस्त रहिए, धन्यवाद।